Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is चोले डर्म. तो हम जानेंगे चोले डर्म के बारे में. श्री चित्रा ट्राइब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी has received approval from the Central Drug Standard Control Organization for its advanced wound care product called चोले डर्म. तो जो आपका श्री चित्रा ट्राइब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उनको अप्रूवल मिल गया है. किनसे? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से, उनके एडवांस वुंड केयर प्रोडक्ट चोलेडर्म के लिए. ये चोलेडर्म है क्या? तो ये आपका एक क्लास डी मेडिकल डिवाइस है जो कि बना हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से, पिग के गॉल ब्लैडर से और टिश्यू को इंजीनियरिंग किया गया है इस तरीके से मेम्ब्रेन फॉर्म में, स्कैफोल्ड के रूप में. क्या एडवांटेज है इसका? It has demonstrated faster healing of various skin wounds, including burns and diabetic wound in animal tests with minimal scarring. Cholederm is expected to reduce treatment costs and make advanced wound care more affordable. इसमें डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान फास्टर हीलिंग पाया गया बहुत सारे स्किन वोंड का, जिसमें कि बर्न और डायबिटिक वोंड भी थे. एनिमल टेस्ट में मिनिमम स्कैरिंग देखा गया. चोलेडर्म एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिड्यूस करेगा ट्रीटमेंट के कॉस्ट को और मदद करेगा एडवांस वुड केयर को और ज्यादा अफोर्डेबल बनाने में. क्या सिग्निफिकेंस है इसका? दिस डेवलपमेंट मार्क ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर इंडिजिनस डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एनिमल ड्राइव मेडिकल डिवाइसेस मीटिंग ऑल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. ये जो डेवलपमेंट है ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इंडिजिनस डेवलपमेंट को लेके एनिमल ड्राइव मेडिकल डिवाइसेस के लिए, जो कि पूरा कर रहा है सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को. मेडिकल डिवाइसेस के बारे में हम जान लें. मेडिकल डिवाइसेस आर इंस्ट्रूमेंट, एपरेटस, मशीन और सॉफ्टवेयर यूज फॉर डायग्नोस्टिक, ट्रीटिंग और प्रिवेंटिंग मेडिकल कंडीशन. मेडिकल डिवाइस जो है वो इंस्ट्रूमेंट, एपरेटस, मशीन या सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जिसका उपयोग होता है डायग्नोसिस, ट्रीटिंग या प्रिवेंट करने के लिए मेडिकल कंडीशन को. मेडिकल डिवाइस को कैटेगराइज किया गया है अलग अलग क्लासेस में, जो कि बेस्ड है उनके रिस्क के लेवल के ऊपर. क्लास ए मतलब लो रिस्क हो गया और क्लास डी मतलब कि हाईएस्ट रिस्क हो गया. क्लास डी मेडिकल डिवाइस आर ऑफन कॉम्प्लेक्स एंड आर यूज फॉर क्रिटिकल मेडिकल प्रोसीड्यूर और ट्रीटमेंट. जो क्लास डी मेडिकल डिवाइस होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इस कारण उनका उपयोग जो है वो क्रिटिकल मेडिकल प्रोसीड्यूर या ट्रीटमेंट में ही होता है. क्लास डी डिवाइस रिक्वायर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड अंडरगो राइगरस इवेल्युएशन टू इंश्योर देयर सेफ्टी एंड एफिकेसी. और क्लास डी डिवाइसेस जो होता है उसके लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है और उसको राइगरस इवेल्युएट किया जाता है इंश्योर करने के लिए उनके सेफ्टी और एफिकेसी को. CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम जान ले. हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940 इज इंडिया नेशनल रेगुलेटरी बॉडी फॉर कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस. ये भारत का नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस के लिए. इसको एस्टेब्लिश किया गया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के माध्यम से. इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है. ये रिस्पॉन्सिबल है अप्रूवल के लिए ड्रग, कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल और ले डाउन करने के लिए स्टैंडर्ड को ड्रग्स के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम. PIB के नीचे पहले भी हम लोगों ने इस टॉपिक को कंसीडर कर रखा है. प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इन इंडिया हैज ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट. तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है भारत का, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और एक्सपोर्ट में. PLI scheme company receive financial incentive or reward based on their production and sale. For example, if a company make more smartphone in India, they can earn a bonus from the government. This encourage company to increase production, create job and boost the country economy. PLI स्कीम में क्या होता है, कंपनी को जो है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव या रिवॉर्ड मिलता है उनके प्रोडक्शन या सेल के ऊपर. एग्जांपल के तौर पर समझिए जैसे कि कोई कंपनी है जो स्मार्टफोन बनाता है भारत में, तो उसको क्या बोनस मिलेगा गवर्नमेंट से. अगर ये इंकरेज करेगा कंपनी को, जो बोनस दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, कि वो और ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाए, जॉब क्रिएट करे और बूस्ट करे कंट्री की इकोनॉमी को. ऑब्जेक्टिव क्या है PLI स्कीम के पीछे का? तो स्केल अप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, इंक्रीज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट. ये बढ़ाया जाए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को, इंक्रीज किया जाए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को और जनरेट किया जाए एम्प्लॉयमेंट को. इनिशियल टारगेटेड इंडस्ट्री, PLI स्कीम के अंतर्गत जो इनिशियल टारगेटेड इंडस्ट्री कौन कौन सी है? मोबाइल एंड एलाइड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो मोबाइल हुआ उससे एलाइड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है.
इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग या मेडिकल डिवाइस। अब इसको एक्सपेंड कर दिया गया है ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट के लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी हार्डवेयर, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल, सोलर मॉड्यूल, मेटल एंड माइनिंग, टेक्सटाइल एंड अपैरल के लिए भी, वाइट गुड, ड्रोन, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी और अदर सेक्टर के लिए भी इसको बढ़ाया गया है। इंसेंटिव की अगर हम बात करें, इसको कैलकुलेट किया जाएगा इंक्रीमेंटल सेल के ऊपर, जो कि रेंज करेगा 1 से 20% तक, डिपेंड करेगा कि किस टाइप का इंडस्ट्री है। एडिशनल इंसेंटिव की अगर हम बात करें, in some sectors such as advanced chemistry cell battery, textile product and drone industry, the incentive is based on sale performance and local value addition achieved over a period of 5 years. अब कुछ सेक्टर में क्या है, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी हो गया, टेक्सटाइल प्रोडक्ट हो गया, ड्रोन इंडस्ट्री हो गया, इंसेंटिव जो है वो बेस्ड होगा सेल के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर और लोकल वैल्यू एडिशन के ऊपर, जिसको कि अचीव किया जाएगा 5 साल के अंदर, उसके ऊपर ये बेस्ड होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रीन वॉशिंग। तो हम जानेंगे ग्रीन वॉशिंग के बारे में। ग्रीन वॉशिंग रिफर टू दी डिसेप्शन प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग मिसलीडिंग और सबस्टेंशिएट क्लेम अबाउट द इन्वायरमेंटल बेनिफिट ऑफ ए प्रोडक्ट, सर्विस और कंपनी इन ऑर्डर टू अपीयर मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली देन दे एक्चुअली आर। तो जो ग्रीन वॉशिंग टर्म है, ये रिफर करता है जो डिसेप्टिव प्रैक्टिस है, जो मिसलीडिंग या अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम किया जाता है इन्वायरमेंटल बेनिफिट का किसी प्रोडक्ट, सर्विस या कंपनी के द्वारा, ताकि लगे कि वो जो है इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, लेकिन वो उतना होते नहीं है। Delta Airline, which claimed to be the world's first carbon neutral airline, is facing a lawsuit alleging false advertising. और जो आपका डेल्टा एयरलाइन है, जो कि क्लेम करती है कि वो वर्ल्ड का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरलाइन है, उसको इसी के कारण सामना करना पड़ रहा है लॉसूट का। उसके ऊपर आरोप है कि वो फॉल्स एडवर्टाइजिंग कर रहे थे। The lawsuit accused Delta of misleading customer with its sustainability pledge, particularly its use of carbon offsetting to balance out its carbon emission. जो लॉसूट है वो एक्यूज कर रहा है डेल्टा एयरलाइंस को मिसलीड किए हैं उन्होंने कस्टमर को अपने सस्टेनेबिलिटी प्लेज के माध्यम से, पार्टिकुलरली उन्होंने उपयोग किया कार्बन ऑफसेटिंग का बैलेंस करने के लिए अपने कार्बन एमिशन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो हम जानेंगे वेना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन के बारे में। दिस ईयर मार्क द 30 एनिवर्सरी ऑफ वेना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। इस साल जो है 30 एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया गया वेना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन का। इस कन्वेंशन के बारे में जान ले। वेना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन VDPA इज अ ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन अडॉप्ट बाय कंसेंसस एट द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट ऑन 25 जून 1993 इन वेना, ऑस्ट्रिया। जो वेना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, ये ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है जिसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्सेंसस के माध्यम से वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट के दौरान 25 जून 1993 में वेना, ऑस्ट्रिया पे। कब अडॉप्ट किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, 25 जून 1993 पे। मेन फीचर्स क्या है इस डिक्लेरेशन का? इट अफर्म द यूनिवर्सलिटी, इंडिविजिबिलिटी एंड इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ह्यूमन राइट। ये अफर्म करता है जो यूनिवर्सलिटी है, इंडिविजिबिलिटी है और इंटरडिपेंडेंसी है ह्यूमन राइट का। When a right of self-determination to freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. जो वेना राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ये फ्रीली डिटरमाइन करते हैं उनके पॉलिटिकल स्टेटस को, फ्रीली वो परस्यू कर सकते हैं अपने इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट को। फाइट अगेंस्ट इम्प्यूनिटी इंक्लूडिंग द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। और ये फाइट करता है इम्प्यूनिटी के खिलाफ, जिसमें कि इस्टेब्लिशमेंट की बात कही गई है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड की। एक्शन प्लान की अगर हम बात करें, the position of United Nations High Commissioner for Human Rights was recommended by the declaration and subsequently created by General Assembly. जो पोजीशन है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट का, इसको रिकमेंड किया गया था इस डिक्लेरेशन के माध्यम से ही और सब्सिक्वेंटली क्रिएट किया गया था जनरल असेंबली के द्वारा। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट रिकमेंडेड दैट ईच स्टेट कंसीडर द डिजायरेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अप ए नेशनल एक्शन प्लान फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। और जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट है, वो रिकमेंड करते हैं कि हर एक स्टेट जो है वो कंसीडर करे जो डिजायरेबिलिटी है ड्रॉप करने का नेशनल एक्शन प्लान को प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन राइट को। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल होल्ड रेगुलर डिबेट अंडर इट्स एजेंडा आइटम 8 ऑन फॉलो अप। और जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, वो होल्ड करता है रेगुलर डिबेट को उनके एजेंडा आइटम 8 के अंतर्गत। द डिक्लेरेशन रीअफर्म द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑफ 1948। और ये जो वेना डिक्लेरेशन है, ये रीअफर्म कर रहा है जो प्रिंसिपल है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 का। Throughout 2023, UN Human Rights is celebrating the Human Rights 25 initiative to nudge countries to fulfill their promises of Universal Declaration. और पूरे साल 2023 पे जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट है, वो सेलिब्रेट कर रहा है ह्यूमन राइट 75 इनिशिएटिव को, जो कि नज कर रहा है कंट्रीज को कि वो फुलफिल करे अपने प्रोमिसेस को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का।
यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के बारे में भी हम जान ले। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट adopted in 1948 set out a common standard of human right for people worldwide regardless of their nationality, race, religion और other status। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है यूडीएचआर, जिसको अडॉप्ट किया गया था 1948 में, ये सेट आउट करता है कॉमन स्टैंडर्ड को ह्यूमन राइट के लिए, पीपल जो है पूरा विश्व में उनके लिए, कोई मतलब नहीं कि उनका नेशनलिटी, रेस, रिलीजन या अदर स्टेटस क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 ट्रीटी, ये जो है 2 ट्रीटी को कंसिस्ट करता है। कौन कौन सा? पहला आपका इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट आईसीसीपीआर, और दूसरा आपका इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट आईसीईएससीआर, जिसको अडॉप्ट किया गया था 1966 में। टुगेदर विद यूडीएचआर, आईसीसीपीआर, आईसीईएससीआर कंप्राइज द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट, और इन सब को मिला के जो है आपका तैयार होता है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट। इंडिया ने रेटिफाई किया है दोनों ही, आईसीसीपीआर इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट और आईसीएससीआर इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, इसको दोनों को ही भारत के द्वारा रेटिफाई किया गया है। हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, जो वेना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन है और जो ये वेना कन्वेंशन है, दोनों में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ई रूपी वॉचर। तो हम जानेंगे ई रूपी वॉचर के बारे में। RBI has permitted non-bank prepaid payment instrument issuer to issue e-rupee voucher and enable the issuance of e-rupee voucher on behalf of individual। आरबीआई ने परमिट कर दिया है जो नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इश्यूअर है उनको, कि वो इश्यू कर सकते हैं ई रूपी वॉचर को, और इनेबल कर दिया है इश्यूएंस को ई रूपी वॉचर का ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल के। ये ई रूपी है क्या? ई रूपी इज ए कॉन्टैक्टलेस कैशलेस वॉचर विच इज यूजर गेट ऑन हिज और फोन इन द फॉर्म ऑफ एसएमएस और क्यूआर कोड। जो ई रूपी होता है ये कॉन्टैक्टलेस कैशलेस वॉचर होता है जो कि यूजर को मिलता है उनके मोबाइल फोन पे एसएमएस या क्यूआर कोड के माध्यम से। he can go and redeem it at any center that accept it। अब वो जो है जा सकता है, रिडीम करा सकता है इसको किसी भी सेंटर पर जो इसको एक्सेप्ट करता है। The cap on the amount for e-rupee voucher issued by the government has been set at ₹1 lakh per voucher। और जो कैप है अमाउंट का ई रूपी वॉचर के ऊपर जिसको इश्यू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको सेट किया गया है कि वो 1 लाख रुपीज तक का ही हो सकता है पर वॉचर मैक्सिमम। The central bank has also allowed the use of e-rupee voucher multiple items until the amount of voucher is completely redeemed। और सेंट्रल बैंक ने अलाउ कर दिया उपयोग को ई रूपी वॉचर का मल्टीपल टाइम भी, जब तक कि जो अमाउंट है वॉचर का पूरी तरीके से रिडीम नहीं किया जाता। किस तरीके से ये काम करेगा? सपोज कीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहता है कवर करना एक पार्टिकुलर ट्रीटमेंट को एम्प्लॉय का एक स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में, तो इश्यू करेंगे ई रूपी वॉचर को डिटरमाइंड अमाउंट का पार्टनर बैंक से। जो एम्प्लॉय है उसको एसएमएस मिलेगा या क्यूआर कोड मिलेगा उनके फ्यूचर फोन या स्मार्टफोन पे, वो जा सकते हैं स्पेसिफाइड हॉस्पिटल पे, अवेल कर सकते हैं सर्विसेज को, पे करेंगे ई रूपी वॉचर के माध्यम से जो कि उनको उनके फोन पर प्राप्त हुआ होगा। हाउ विल ई रूपी बेनिफिट? किस तरीके से ये ई रूपी बेनिफिट करेगा? तो ये इंश्योर करेगा एक इजी कॉन्टैक्टलेस प्रोसेस को जो कि ऑपरेबल होगा बेसिक फोन के माध्यम से। ये डिपेंड कर देगा पेनिट्रेशन को डिजिटल पेमेंट का कंट्री पे, और एक मेजर स्ट्राइड लाएगा प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी को। यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं क्या बेनिफिट होगा कॉर्पोरेट के लिए, क्या मर्चेंट के लिए और क्या बेनिफिट होगा कस्टमर के लिए। सबके लिए अलग अलग है। तो कॉर्पोरेट के लिए ये इनेबल करेगा एम्प्लॉय के लिए। एडवांटेज है इसका एंड टू एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन, इसके लिए आवश्यकता नहीं होगी किसी भी फिजिकल इश्यूएंस की। रिड्यूस करेगा जो कॉस्ट है हर एक लेवल पे, क्विक होगा, सेफ होगा, हैसल फ्री डिसबर्सल किया जा सकेगा वॉचर का। मर्चेंट के लिए क्या बेनिफिट होगा? तो इसको ऑथराइज किया जा सकता है वेरिफिकेशन कोड के माध्यम से। इससे क्या होगा, जो चांस है ट्रेजरी का वो कम हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टलेस और हैसल फ्री पेमेंट कलेक्शन किया जा सकेगा। बहुत कम चांस होगा डिक्लाइन का क्योंकि ये प्री रोटेड होगा फंड से। आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकेगा जो बोगस बेनिफिशियरी है उसको, और जो पर्सन या जो पर्पज स्पेसिफिक है उसको। क्या बेनिफिट होगा कस्टमर के लिए? तो एनएफसी इनेबल स्मार्टफोन और एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे पेमेंट को। 2 स्टेप रिडेम्पशन प्रोसेस होगा। कोई भी आवश्यकता नहीं होगी शेयर करने की पर्सनल डिटेल को रिडीम करने के लिए वॉचर को। कोई भी आवश्यकता नहीं होगी डिजिटल पेमेंट ऐप या बैंक अकाउंट की रिडीम करने के लिए वॉचर को। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो सकेगा, कोई भी प्रिविलेज या इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा इसमें मिडिल मैन का। तो सबके लिए कुछ ना कुछ इसमें बेनिफिट ही है। सुपर इंजीनियरिंग वैक्सीन क्रिएटेड टू हेल्प एंड पोलियो। तो जो सुपर इंजीनियर वैक्सीन है जिसको क्रिएट किया गया है एंड करने के लिए पोलियो को, इसके बारे में हम जानेंगे। साइंटिस्ट ने सुपर इंजीनियर पोलियो वैक्सीन को तैयार किया है जो कि प्रिवेंट करेगा म्यूटेट करने से उसको डेंजरस फॉर्म में, जिसके कारण आउटब्रेक होता है या पैरालिसिस होता है। जो वाइल्ड पोलियो वायरस है वो करेंटली लिमिटेड है स्मॉल पॉकेट में ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, और जो ओरल वैक्सीन है वो प्ले कर रहा है एक इंपॉर्टेंट रोल इरेडिकेट करने में पोलियो को पूरे विश्व से। लेकिन ओरल वैक्सीन में जेनेटिकली इनस्टेबिलिटी है। जो 1 म्यूटेशन है वो कैपेबल है रिवर्स करने के लिए इसके सेफ्टी को और पैरालिसिस लाने के लिए। वैक्सीन डिराइव पोलियो केसेस जो है वो आउटनंबर हो चुका है वाइल्ड पोलियो वायरस केसेस के कंपैरिजन पे।
ये वैक्सीन ड्राइव पोलियो केसेस होता क्या है, इंस्टेंसेस है जहां पे जो पोलियो वायरस है ओरल पोलियो वैक्सीन म्यूटेट कर जा रहे हैं, जिसके कारण पैरालिसिस हो जाता है वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल को भी, और ये स्प्रेड कर सकता है दूसरे को भी कम्युनिटी में। ये जो केसेस है वो ऑकर हुए हैं वीकेंड वायरस के कारण, वैक्सीन रिवल्ट कर दे रहा है जिसके कारण ये डिजीज हो जा रहा है। एड्रेस करने के लिए इसको रिसर्चर ने जेनेटिकली मॉडिफाई किया है वीकेंड वायरस को, जो कि इसको और ज्यादा रेजिस्टेंस कर रहा है पैरालिसिस से। जो मॉडिफाई वैक्सीन है वो प्रॉमिस शो कर रहा है ह्यूमन ट्रायल के ऊपर और प्रोवाइड करेगा और ज्यादा स्टेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए इनस्टेबिलिटी कंसर्न जो है पोलियो केसेस को लेके। लेकिन कुछ चैलेंजेस अभी भी बाकी है पूरे कवरेज को लेके, जो कि डिलीवर करना है वैक्सीन को और इम्पोवरिश और कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया पे। पोलियो के बारे में हम लोगों ने पहले भी कंसीडर कर रखा है। पोलियो जिसको कि हम पोलियोमाइलिटिस भी कहते हैं या पोलियो, ये एक इन्फेक्शन है जो कि वायरस पोलियो वायरस के कारण होता है। ये सीरियस हाईली कॉन्टेजियस डिजीज है जो कि अफेक्ट करता है पर्सन के नर्वस सिस्टम को। 3 टाइप है वाइल्ड पोलियो वायरस के, वाइल्ड पोलियो वायरस 1, 2, 3। जो 1 है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है और इसका जो एफर्ट है लिया जा रहा है इसको इरेडिकेट करने का, जबकि वाइल्ड पोलियो वायरस 2 और 3 को इरेडिकेट किया जा चुका है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.